खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम खबरनामा में। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले जारी सियासी तपिश कुछ कम होती दिखाई दे रही है। दरअसल मंगलवार को ऐसी पहली बार हुआ जब लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे और दोनों के घर की दूरी कुछ मीटर का ही फासला है, लेकिन इस दूरी को तय करने में 4.5 साल लग गए और इन 4.5 सालों में योगी कभी केशव के घर नहीं गए थे। क्या है इस मुलाकात के मायने, चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। पिछले 2 महीनों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी। लगातार अस्थिरता और असहमतियों का माहौल बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी में जिस चेहरे को तीसरा सबसे अहम चेहरा माना जाता है, उस चेहरे को कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। समन्वय और संतुलन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी ताकत लगा रखी थी। लगातार बैठकों का दौर, पर्यवेक्षकों का दौरा और दिल्ली में रिपोर्ट तलब और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी था। इस अस्थिरता में असहमतियों ने अवसर तलाशा और अपना विरोध लिखकर या फिर बयान देकर दर्ज कराया। केंद्रीय पर्यवेक्षकों से लगातार मुलाकातें होती रही और राज्य के बड़े छोटे चेहरे, विधायक और पार्टी पदाधिकारी अपने विरोधी असहमतियों से कहानी दर्ज कराते रहे। खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि 2022 में पार्टी का राज्य में नेतृत्व कौन करेगा, इसका फैसला हाईकमान को ही करना है। इसी बयान को पिछले साल चुनाव से पहले बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी दोहराया। एक सेकंड, ये सवाल देखिए, जो एक सेकंड सवाल का जवाब दिल्ली के में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनको देना है। आप उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आप जब आएगा जी चुनाव जीतेंगे, उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा, जो भी आएगा स्वागत होगा। ठीक है। 2022 जब आएगा जी चुनाव जीतेंगे, उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा, जो भी आएगा। लेकिन अपने विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अडिग रहे। उन्होंने ना तो राज्य में कैबिनेट विस्तार की बात स्वीकारी और न ही विरोधियों के प्रति कोई लचीलापन दिखाया। योगी की राजनीति और प्रशासन प्रबंधन का तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता जुलता रहा है। नौकरशाही को मजबूत रखकर अपने हाथों में सारे घोड़ों की लगाम वाली शैली में योगी भी काम करते हैं। प्रदेश में बीजेपी के लिए फिलहाल योगी से बड़ा कोई और चेहरा नहीं है। बीजेपी में भी योगी का कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद तीसरे स्थान पर नजर आता है। तो वहीं बीजेपी को भी ये समझ में आया है कि दोनों तरफ की तनातनी को लंबा खींचने से पार्टी का ही नुकसान हो रहा है। समाधान के प्रयास कहीं अस्थिरता और छवि को और खराब न करें, इसके लिए जरूरी था कि तत्काल अस्थिरता को खत्म किया जाए। तो वहीं दिल्ली से भेजे गए और कैबिनेट के नए चेहरे माने जा रहे अरविंद शर्मा को पार्टी ने संगठन का दायित्व देकर गतिरोध को विराम लगा दिया। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, उनके नवविवाहित पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। केशव प्रसाद मौर्य के घर पहली बार गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उप मुख्यमंत्री ने शॉल पहनाकर स्वागत किया। स्पेशल रिपोर्ट एएनबी न्यूज। तो आपने देखी है स्पेशल रिपोर्ट। 2017 से उत्तर प्रदेश बीजेपी में लगातार गतिरोध से चला आ रहा था। याद होगा 2017 में एनेक्सी भवन से मुख्यमंत्री कार्यालय से केशव प्रसाद मौर्य की नेम प्लेट भी हटा दी गई थी और उसके बाद से यह लगातार गतिरोध चलता ही रहा और लगातार यह माना जा रहा था कि दोनों लोगों के बीच, यानी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों लोगों के बीच में कहीं ना कहीं विवाद है, ऐसा माना जा रहा था। और एक खाई थी जो कि खाई लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। इस नजरिए से विपक्षी पार्टियां लगातार देख रही थी। लेकिन अब मंगलवार को जो नई तस्वीर सामने आई है उसने यह बता दिया है कि दरअसल जो खाई थी या लोगों को जो नजर आ रही थी या विपक्षी पार्टियों को जो खाई नजर आ रही थी
उसको अब पाट दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुलाकात करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर। 5 कालिदास मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है और 7 कालिदास मार्ग पर स्थित आवास उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का है। कुछ ही मीटर की दूरी होगी इन दोनों आवासों के बीच में, लेकिन इस दूरी को पाटने में 4.5 साल लग गए। और भारतीय जनता पार्टी संगठन को कहीं ना कहीं यह बात शायद मालूम है कि आने वाले चुनाव का वक्त अब बहुत कम बचा है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चाहती है कि वो वही रिजल्ट दे, वही रिजल्ट को दोहराए जो 2017 में एक बार दोहरा चुकी है, एक बार दिखा चुकी है। और उसी रिजल्ट को अब भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी दोहराना चाहती है। और शायद यही वजह है कि संगठन लगातार जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर जो गतिरोध था, जो कमियां हैं, उनको खत्म करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और इसीलिए शायद दिल्ली के दौरे, दिल्ली के पदाधिकारियों के दौरे लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और बैठकें हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ। और ये जो दूरियां हैं उनको पाटने की कोशिश की जा रही है लगातार। तो जो भारतीय जनता पार्टी में जो गतिरोध था वो अब खत्म सा होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी इस गतिरोध पर और इस मुलाकात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर क्या है इस मुलाकात के मायने, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं देवेंद्र प्रमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आरपी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ सबसे पहले आपके पास आएंगे देवेंद्र जी। जिस तरीके से ये जो मुलाकात का जो पूरा माजरा है, संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप ही के पास आएंगे देवेंद्र जी। ये जो मुलाकात के मायने हैं, ये मायने क्या है? क्योंकि 4.5 साल में लोग ये सवाल उठा रहे हैं अब कि 4.5 साल लग गए इन कुछ मीटर की दूरी को पाटने में। 4.5 साल से लगातार ये चला आ रहा था और प्रदेश में ये एक मैसेज सा था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में विवाद है, दोनों लोग एक साथ बैठना नहीं पसंद करते हैं, दोनों लोग एक साथ मंच नहीं साझा करना पसंद करते हैं। अब ये मुलाकात को किस नजरिए से देखते हैं और क्या इस मुलाकात के क्या मायने थे? योगेश जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4.5 वर्ष की जो बात की है आपने, 4.5 साल जो हैं वो बेमिसाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और कहीं भी एक विवाद इस तरह का आपने ओपन देखा नहीं कि माननीय उप मुख्यमंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, कि आपस का कोई बयान आया हो, विरोध हुआ हो। इस तरह की कोई घटना 4.5 साल में नहीं घटी और सिवा विकास के दूसरा कोई काम नहीं हुआ। वास्तव में बेमिसाल कार्यकाल रहा है। और जो कल की मुलाकात जिस पे चर्चा आज हम कर रहे हैं, वो कल से पूरा चैनल, पूरा मीडिया सब लगे हुए थे। पल पल माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान वहां साथ के साथ आया था। उनके परिवार में इस कोविड में, ये वैश्विक महामारी में आप कह रहे हैं कि कोई बयान नहीं आया, कोई ऐसा विस्मय वाला बयान नहीं आया है। लगातार केशव मौर्य जी ये बयान दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों का चेहरा कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जबकि कई केंद्रीय नेताओं के द्वारा, ये केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा ये बयान आ चुके थे कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो फिर ऐसा विस्मय कैसे देखने को मिल रहा था? देखिए, मैं तो अब भी कह रहा हूँ आपको चैनल्स के माध्यम से, ये प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की जरूरत कहाँ होती है। और केंद्र के बिगर जो है कोई भी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का, लगभग 19 प्रदेशों में सरकार चल रही है, बिगर केंद्र के
कहाँ कहाँ सहमति से बनती है कि वहाँ कौन का मुख्यमंत्री कौन तय हुआ है। और ये तो सबकी पता कि केंद्र नेतृत्व नजर रखता है, क्या उत्तर प्रदेश हो या अदर से कोई और प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश की बात हो। और दूसरा ये किसी भी सेंटर के मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ कहा है कि योगी जी चेहरा होंगे तो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है। मैं भी चाहता हूं कि योगी जी हों, बता दे, लेकिन मुखिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, पूरा नेतृत्व है, उनकी चलेगी। ठीक है, देवेंद्र जी आपके पास आएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान जिनके हाथों में है, स्वतंत्र देव सिंह ने भी ये कह दिया था और कहा है, बयान दिया है कि जो उत्तर प्रदेश का होने वाला विधानसभा चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तो उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के वो खुद कह रहे हैं कि चेहरा डिसाइड हो गया है, तो उसमें विस्मय की कोई बात ही नहीं थी। तो जो विवादास्पद जो बयान आ रहे हैं, मुझे लगता है नहीं आने चाहिए थे। संजीव जी, अब तो जो आप लगातार विवाद का और जो खाई जो दोनों लोगों के बीच में थी इसका आरोप लगाते रहे हैं, अब तो ये पट गई है ना, अब क्या कहेंगे आप? अगर पट गई होती इसका मतलब तो ये क्लियर है कि इनके बीच में विवाद था, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र भी कह रहे थे। तो ये बात स्पष्ट हो गई आज कि इनके बीच में विवाद था और इसी कारण 4.5 साल उत्तर प्रदेश बेहाल, क्योंकि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में बातचीत नहीं होगी और उसको पाटने का प्रयास होगा, तो फिर उत्तर प्रदेश कहा गया होगा। आप तो समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ सकती है। आज 6 महीने बचे हैं उत्तर प्रदेश की नई सरकार को आने को। 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने छाती पे पत्थर रख के इसको बर्दाश्त किया है। 6 महीने और बर्दाश्त करेगी। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि ये जो सरकार चली है पिछले 4.5 साल में, दलितों के भी विरोध किया है इसने बैकवर्ड का भी विरोध किया है, इसने ब्राह्मणों का भी विरोध किया है, कुछ लोगों का तुष्टीकरण किया गया, उसके अलावा इसने हर तबके का विरोध किया है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। ये दलित, बैकवर्ड और ब्राह्मण विरोधी सरकार अब बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। आप ये बात एकदम स्पष्ट है। चलिए ठीक है, ये टिकने वाली है, कौन सरकार आएगी ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी और अब बहुत कम समय बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा है। आरबी जी आपके पास आएंगे। लगातार अब ये दौर शुरू हो गया है, सवाल अब ये खड़े होने, अभी तक तो गतिरोध का सवाल उठ रहा था, लेकिन अब सवाल ये होने लगे कि आखिर जो ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात क्या हुई, या फिर क्या वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद देने गए थे, क्योंकि हाल ही में उनके बेटे की शादी हुई है और उनका पूरा परिवार यहीं लखनऊ में है। तो क्या अब राजनीतिक परिदृश्य से किस नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, मायने कोई भी पॉलिटिकल लोग हों, जब लिखते हैं, बात करते हैं, तो लोग विपक्ष अपने मायने निकालता है, मीडिया अपने मायने निकालता है, और स्वाभाविक है थोड़ा समय बचा है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने जा रहा है। और जहां तक केशव प्रसाद मौर्य का प्रश्न है, 2017 में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, बिल्कुल उन्हें, और जो 17% ओबीसी वोट बैंक है वो बिल्कुल बीजेपी को मिला था। तो अब जो इलेक्शन आ रहा है, ठीक है, उसमें बिल्कुल आरबी जी आएंगे वापस आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महामारी तो बचण दा इक्को तरीका है टीकाकरण। विश्व भर दे माहिरां दा कहना है कि जे महामारी नूं खत्म करना है तां इस दा इक्को अहम तरीका है, जिस विच ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਸਿਰਫ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 60-70% ਲੋਕ
ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ, ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੈਕਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਪਾइक प्रोटीन RNA ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾइक प्रोटीन ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਰੂਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਵੈਕਸੀਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर इस मुलाकात यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के मुलाकात के मायने क्या निकल रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी, आप अपनी बात पूरी करिए, आप कुछ कह रहे थे। देखिए 2017 के चुनाव में आपने देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में लड़ा गया था और कयास भी लगाए जा रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल। और उस कंडीशन में योगी आदित्यनाथ को जब सीएम बनाया गया तो देखिए स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा हो और आपको मुख्यमंत्री न बना करके दूसरे को बना दिया जाए तो मन में कहीं ना कहीं एक पीस रहती है। और 4.5 साल तक आपने जो देखा, मीडिया में खबर आती रही और बहुत सारी चीजें तो दिखा भी कहीं ना कहीं आपस में एक बेमनस। पंचम तल में तो नेम प्लेट भी लग गई थी मुख्यमंत्री कार्यालय में इनकी, केशव प्रसाद मौर्य की, उसको भी हटानी पड़ी। जी जी जी। तो देखिए उस कंडीशन से जब वो उप मुख्यमंत्री पद मिला उनको तो मैंने कहा ना, एक मन में चीज हमें हमेशा और हर एक के में रहती है कि मुख्यमंत्री बनने वाला था और इनको बना दिया गया तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं करता है। तो 4.5 साल जो भी रहा हो तो रहा आपस में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखिए इलेक्शन सर के ऊपर है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है और ओबीसी का जो 17% वोट बैंक है वो बहुत महत्व रखता है उत्तर प्रदेश के चुनाव और मैं समझता हूँ योगी जी ने उसी को समझते हुए बिल्कुल एक अच्छा ये एक बड़ा कदम, एक बड़ा कदम उठाया और बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुझे लगता है बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं कि आने वाले जो 2022 में विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो एक मैसेज गया है प्रदेश में उसको पाटने की कोशिश की जा रही है और एक नया मैसेज देने की कोशिश की गई है और ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा। और देवेंद्र जी, क्योंकि AK शर्मा जी जब दिल्ली से आए उसके बाद सियासी गलियारे में ये चर्चा होने लगी कि कैबिनेट में उनको जगह दी जाएगी और दूसरी तरफ एक सियासी गलियारों में एक और चर्चा थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं चाहते कि AK शर्मा जी कैबिनेट में शामिल हों, जिसके बाद उनको संगठन की जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कहेंगे, दे करके एक जो ये विवादास्पद जो गतिरोध था उसको थामने की कोशिश की गई। और अब जो अभी जिस तरीके से आरबी उपाध्याय जी ने बताया कि 17% जो ओबीसी का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो किसी से छुपा नहीं है, वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा हुआ है और ये 2017 में देखने को भी मिला है। 2017 में जितनी प्रचंड बहुमत से जो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने खुद नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में उनको सीटें मिलेंगी। जितना सोचा था भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी ज्यादा विधायक जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ये कहीं ना कहीं, और ये नेतृत्व जो था उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का, वो केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर था। तो उनको श्रेय तो जाता है ना
कि 2017 में जिस तरीके से भारी प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने जीत दर्ज कराई और आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में भी अब वो एक अपेक्षा फिर रखेंगे ना कि चलिए ठीक है भाई 2017 में नहीं, अगर कुछ डिप्टी सीएम से अगर उनको सांत्वना दी गई तो आने वाले अब विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अभी आरबी जी ने कहा कि अपेक्षाएं सबकी होती हैं, महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, हमारी भी हैं, आपकी भी हैं, प्रत्येक व्यक्ति की होती हैं, तो अपेक्षाएं तो अभी भी होंगी। क्या इस मुलाकात से वो अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी? देखिए पांडे जी, बड़े क्वेश्चन आपने निकालने हैं और कई क्वेश्चनों का जवाब देना लगता है कि समय भी लगेगा। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि सियासी गलियारों में क्या क्या चर्चा है, एक ही शर्मा जी को क्या देना था, कहाँ एडजस्ट करना था, ये पार्टी का अपना विचार हो सकता है, पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, पार्टी की अपनी नीति हो सकती है, ये कोई ओपन मामला कहीं से कहीं तक था ही नहीं। विपक्ष तो गलियारों में ढूंढ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां मिले, कुछ खामियां मिले। 4.5 साल बीत गए हैं, 5 महीने बचे हैं, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई क्राइम नहीं हो रहा और कोविड काल में भी उत्तर प्रदेश को पहला नंबर मिल रहा है। WHO माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है, तो कम से कम कुछ ना मिले तो बीजेपी के घर में जाकर ही तलाश करो। लेकिन गलत फहमी में है विपक्ष। हमारे माननीय भाई जी ने कहा है, समाजवादी के प्रवक्ता ने, कि गतिरोध है, विरोध है और दोनों मुख्यमंत्रियों में एक मंच पर जाने पे भी दिक्कत हो रही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मंच पे जूते भी चलते हैं, ऐसी भी सरकार इस प्रदेश में थी। और हमारे तो मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं तो परिवार में जूते चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ये प्रत्येक पार्टी का वही नजारा है, किसी एक पार्टी का नहीं। आपको याद होगा ना, आपको याद होगा सांसद और विधायक के बीच में जूतेबाजी हुई है, आपको याद है ना। तो ये मत बताइए कि क्या है कोई एक पार्टी में चल रहा है, ये सारी पार्टियों का हाल वही है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे सपा हो, सारी पार्टियों का एक सा परिदृश्य देखने को मिलेगा अगर आप अंदर झांकेंगे तो। देखिए पांडे जी, बीजेपी में कहीं तक नहीं चल रहा। मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ हमेशा। आज उपाध्याय जी को आपने मेरे साथ बैठा, धन्यवाद। बहुत दिनों में इनका संरक्षण मिला है और बहुत शानदार जो है विश्लेषण करते हैं, ये गुरु के तौर पे भी मानता हूं मैं तो इनको। और कभी किसी पार्टी का साथ नहीं लेते, मैं ये भी स्पष्ट कर रहा हूं। हमको तो खूब ज्यादा सुनाते हैं लेकिन फिर भी हमारे बहुत प्रिय हैं, तो विपक्ष वालों के तो हमेशा बचा के भी जाते हैं। और मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, बिल्कुल तथ्य के साथ बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वास्तव में 4.5 साल जो है वो बेमिसाल के हैं। हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सिर्फ एक ही दुखद चीज रही है कि कोविड काल में हमारा जो तय था, हमारा जो टारगेट था, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ा है कि हमारे 2 साल जो हैं वो बहुत बेशकीमती जा चुके हैं सरकार के, और वो पूरे देश का, पूरे राष्ट्र का, पूरी दुनिया का नुकसान हुआ। लेकिन हम विशेष रूप से, क्योंकि चुनाव हमारे सर पर है, समय हमारा कीमती गया है, वहां हमारी पार्टी मंथन कर रही है, वहां हमें जरूरत है। हम उन चीजों को लेकर विचार कर रहे हैं। ना हम अपने गतिरोध की बात करते, ना हमें कहीं तोड़ फोड़ का डर, ना किसी चीज का डर। देवेंद्र जी, सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात के बाद अब आने वाले चुनाव में वही जीत दोबारा दोहरा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही हवाला दे रहा है, कोरोना का तमाम सारे मुद्दे हैं जिसमें फेल हो गई सरकार, वो तो यही बात कह रही है। नहीं, मैं पहले मुलाकातों के बाद जो आप गतिरोध की बात कर रहे हैं बार बार, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। ना गतिरोध था, ना है, ना रहेगा। और ये केंद्र का नेतृत्व या केंद्र सरकार या माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन से प्रदेश में कौन माननीय मुख्यमंत्री होंगे इस समय। तो ये सब चीज जो है, अगर माननीय योगी जी का नाम दोबारा आ रहा है तो उसमें भी केंद्र की मंशा है, तभी आ रहा है। और अगर उन्होंने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के लिए जिक्र किया है तो ये विशेषाधिकार है और कहना भी उन्हीं को चाहिए। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं भी यही कहूंगा कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि कौन सा फेस होगा चुनाव में और कौन वहां फेस करेगा, किसके नाम पर चुनाव लड़ना है। ये इतना बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हमारे पास हैं, सबकी सब जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं, कोई परिवार की पार्टी नहीं। ये एक ऐसी पार्टी है भारतवर्ष में कि जहां नेता जो है वो योग्यता के अनुसार निकलता, परिवार से नहीं निकलता। ठीक, बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल कगार पे है, वो पारिवारिक पार्टी थी, इसलिए परिवार तक सीमित बची। ठीक, देवेंद्र जी आपने कहा
कि कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। तो चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व तय कर सकता है कि प्रदेश का मुखिया कौन होगा और किसकी कमान में, और उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन अगर किसी का चेहरा नहीं डिक्लेयर किया गया कि यह मुख्यमंत्री का चेहरा ये व्यक्ति है, तो उसके बाद अगर विधानसभा चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल जीत हासिल करती है पूर्ण बहुमत के साथ, तो चुने हुए विधायक ये तय करते हैं कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री किसको बनाना है, ये चुने हुए विधायक तय करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल 2017 के चुनाव में ऐसा परिदृश्य देखने को नहीं मिला था, और आने वाले चुनाव में अब यह कहा जा रहा है कि चेहरा डिक्लेयर कर दिया गया है और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी देवेंद्र जी कह रहे थे कि 4.5 वर्षों में बेहतरीन काम हुए और शानदार कामों के जरिए एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की वो सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। संजीव जी, आप जो आरोप लगाते रहे हैं, एक एक आरोप सिरे से खारिज करती चली जा रही है बीजेपी, और आप कह रहे हैं अभी संगठन की भी जिक्र आपने सुना होगा कि उन्होंने किया कि बूथ लेवल पर संगठन है उनका और पन्ना प्रमुख तक उन्होंने बनाए हैं। इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है कि कार्यकर्ता सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ आज हैं। और तो समाजवादी पार्टी अब किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो विकास भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास बह रहा है। संजीव जी, आवाज आ रही है? चलिए संजीव जी के पास फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किनू मिले उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किनू मिले उन्होंने भी टेस्ट करो, और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तीनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सीधे रुख करेंगे संजीव सिंह जी का। संजीव जी, अब भारतीय जनता पार्टी तो सारे जो आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे थे वो सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती हुई चली जा रही है, और ये भी कह रही है अब तो कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। आपके पास जो कोरोना जैसे तमाम सारे मुद्दे थे कि वो भी अब लगातार अब जो हालात हुए हैं वो उनमें भी अब स्थिरता आ गई है, उनमें भी कंट्रोल पाया गया है। तो किन मुद्दों को लेकर के अब आप जनता के पास जाएंगे? बिल्कुल विकास की गंगा बह रही है और सबको मालूम है कैसी विकास की गंगा बही है, जहां लाखों देश प्रदेश की जनता बहती चली जा रही है, वो इन्होंने विकास की गंगा बही है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश के लिए क्या हो सकता है? अगर इन मुद्दों पे लड़ना चाह रहे हैं तो हो सकता है इनको उत्तर प्रदेश की लाशों के ऊपर राजनीति करना ज्यादा अच्छा लगता होगा, और अगर इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि इस 4.5 साल के इनके कार्यकाल में अगर आज ये कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी है, उस गंगा में बहाया क्या क्या है ये जरूर बता देंगे एक बार। और ये अगर नहीं बता पाएंगे तो पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि उस 4.5 साल में क्या क्या बहाया गया है, किसका उत्तर प्रदेश कहां हम 17 में छोड़ के आए थे और आज 2021 में कहां पहुंच गया है, ये पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन अब दुर्भाग्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को मानना नहीं चाहते हैं। उनके राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं कि निश्चित रूप से उनकी कोई न कोई राजनीतिक मजबूरी होगी जिसके कारण वो नहीं मान रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि अरविंद शर्मा को लेके आए और कहा गया है उत्तर प्रदेश में हम इनको सुपर कैबिनेट बनाने जा रहे हैं। एक
ब्राह्मण को लेके आए और कह रहे हैं उसको हम बना के रखेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण पद रहेगा संगठन में। अगर संगठन में ही रखना था तो एमएलसी बनाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब कुछ करना इनको कुछ और था, लेकिन आंतरिक विरोध इतना ज्यादा है आज की डेट में सत्ता के पास, जिसके कारण उनका निर्वासन हो गया, एक तरीके से संगठन में डाल दिया गया। बिल्कुल। और जहां वो उनका उपयोग करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, वहां नहीं किया जा रहा है। उससे साफ समझ में आता है कि ये ब्राह्मण विरोधी कहीं न कहीं है। दूसरी बात आप समझिए, अभी हमारे मित्र कह रहे थे 17% बैकवर्ड का वोट केशव मौर्य के से मिला। अगर 17% बैकवर्ड का वोट केशव मौर्य के थ्रू मिला है भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित रूप से केशव मौर्य पद के दावेदार होने चाहिए थे। लेकिन वहां भी केशव मौर्य के साथ नाइंसाफी हुई। इससे साफ स्पष्ट है कि बैकवर्डों के साथ भी इन्होंने धोखा किया। ये सारी जातियों के साथ धोखा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में वो गंगा इन्होंने बहाई 4.5 साल के अंदर, जिसकी कल्पना नहीं की गई है, जिसकी कल्पना उत्तर प्रदेश की जनता ने तो कम से कम नहीं की थी, इन्होंने की होगी। संजीव जी, लेकिन देवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं ना कि ये कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। देवेंद्र जी ने तो सब बात कही है कि ये कोई परिवारवाद नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व तो कहेगा कि इसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपनी है। आप मुझे एक बात बताइए, मेनका गांधी के पुत्र किस पार्टी में है? राजनाथ सिंह जी के पुत्र किस पार्टी में है? कल्याण सिंह जी के पुत्र किस पार्टी में है? आप बहुत लंबी फेहरिस्त है, आप जोड़ते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि किसके पुत्र किस पार्टी में हैं। और ये आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद की पार्टी दूसरी है। एक्चुअल में परिवार की पार्टी तो यही है, लेकिन ये उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिलती हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, आप जो नाम गिनाए हैं, आप राजनाथ सिंह के बेटे को देख लीजिए, पंकज सिंह को देख लीजिए, उनको कौन सी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उनको विधायक बना के छोड़ दिया गया है। कौन से चाहती, अगर सरकार चाहती तो कैबिनेट मंत्री बना सकती थी उन्हें, अगर इतना बड़ा ओहदा था। मेनका गांधी का आपने जिक्र किया, उनके बेटे को देख लीजिए, राहुल गांधी को देख लीजिए, नहीं देख लीजिए ना। अगर ये परिवार, अगर किसी और अन्य राजनीतिक दलों में होता, अगर किसी अन्य राजनीतिक दलों में होता, इतना बड़ा ओहदा होता और उसके बेटे को, अगर एमएलए है उसका बेटा या सांसद है, तो उसको एक बड़ी जिम्मेदारी तो मिलती ना, कैबिनेट में दर्जा तो मिलता ना उसको, कैबिनेट में जगह तो मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी तो ये बात कहती है कि ठीक है भाई, अगर वो उस लायक था, कोई व्यक्ति है चुनाव लड़ने लायक और जनता उसको पसंद करती है, तो चुनाव में लड़ाया। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी लायक होगा उसी आदमी को आगे बढ़ाया जाएगा। आज हमारे पास सौभाग्य है कि माननीय अखिलेश यादव जी इस लायक हैं कि वो उत्तर प्रदेश को संभाला, और संभाला ही नहीं बल्कि विकास के उस पथ पर लेकर गए जहां से एक आपका एक सवाल आया है, वो सवाल का जवाब ले लेते हैं देवेंद्र प्रमुख जी से और उसके बाद सीधे आरबी उपाध्याय जी के पास आएंगे। देवेंद्र जी, अगर आपको संगठन में जिम्मेदारी ही देनी थी शर्मा जी को, तो एमएलसी क्यों बनाए आप? ये तो साफ आरोप लग रहा है ना। ये सवाल तो खड़े हो रहा है, बात ठीक है कि अगर आपने एमएलसी बनाया था तो कोई ना कोई मन में कोई बात तो रही होगी कि सरकार में कोई जगह दी जाएगी और बड़ा प्रमुख जगह दी जाएगी, क्योंकि तभी एमएलसी बनाया गया था। अगर संगठन में देने जगह की बात थी तो एमएलसी की कोई जरूरत ही नहीं थी, एमएलसी का पद की। पांडे जी, डिबेट में एक चीज बड़ी गहनता से होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आवे उसका कोई मतलब होना चाहिए, उसका तथ्य होना चाहिए। मुझे बड़ा हास्यप्रद लग रहा है कि समाजवादी के प्रवक्ता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे सहानुभूति जताई है कि ए.के. शर्मा को क्यों लिया, ब्राह्मण नाराज हैं और उनको एमएलसी क्यों बनाया। अरे ये तुम्हारा काम थोड़ी है मेरे भाइयों। हम तो जिक्र नहीं कर रहे कि आप जो शिवपाल के साथ क्या कर रहे हैं, आप माननीय मुलायम सिंह जी के साथ क्या कर रहे हैं, उनकी छोटी पुत्र वधु जो है उसके साथ क्या कर रहे हैं। भाई हमें कहाँ फुर्सत है, आप हमसे विकास की बात करो, अच्छा लगेगा। ए.के. शर्मा जी हमने लिए हैं, एमएलसी हमने बनाया है, तो समझकर बनाया। एमएलसी का पद कोई छोटा नहीं है, उनका सम्मान कोई कम नहीं है। ब्राह्मण हमसे नाराज है तो हमारी चिंता है आप ब्राह्मणों के लिए क्या करते हैं, कौन सी घोषणा करना चाहते हैं ब्राह्मण समाज के लिए कि आपकी पार्टी आती है तो वो बीजेपी से जो नहीं हुआ वो ब्राह्मण समाज के लिए समाजवादी पार्टी करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ डिबेट के माध्यम से घोषणा करें। ब्राह्मण समाज इस देश का सर्वोपरि समाज है, बुद्धिजीवी के साथ साथ पूजनीय परिवार भी है, वो सब चीज देखता है। ब्राह्मण समाज को कश्मीर भी याद है। अरे टोपी की बात करना जानते हो आप लोग, आपको कैराना में टोपी लगानी है, मुजफ्फरनगर में जालीदार टोपी लगानी है। आप ब्राह्मणों की बात कब से करने लगे, आप ब्राह्मणों की चिंता कब से करने लगे। ये हो सकता है कि व्यक्ति विशेष के अनुसार ब्राह्मण समाज के भी कुछ लीडर हैं, सपा के साथ भी हो सकते हैं, बसपा के साथ भी हो सकते हैं,
और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं। लेकिन हम कभी नहीं करते कि हमें किस समाज का क्या सहयोग है। ब्राह्मण समाज सबका है, सबके लिए पूजनीय है। रही ओबीसी की बात, सारे समाज के सारे तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में जिस तरह से समर्थन मिला है वो किसी व्यक्ति विशेष या विशेष समाज से नहीं है, सर्व समाज का है। और 80% से ज्यादा लोगों की पसंद इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, इस वजह से मिला है। हम सच के साथ बोलते हैं, किसी के घर में नहीं झांकते। इन लोगों को बताओ कि वो अपनी कमियां दुरुस्त करें और तैयारी करें चुनाव की, क्योंकि सपने देखने से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। हम विकास की बात आ गई, आपकी बात आ गई। सभी समाज के लोग सभी पार्टियों के साथ रहते हैं। हो सकता है समाजवादी पार्टी के नेता ने इसलिए इस वजह से आवाज उठाई ब्राह्मणों की, क्योंकि हालिया में जो ज्वाइन किए हैं आपकी पार्टी को ना, आपको पता होगा कि वो एक संगठन भी चलाते हैं ब्राह्मण का। वो एक संगठन का ब्राह्मण का संगठन भी चलाते हैं और उस संगठन के जरिए वो ब्राह्मण के एक बहुत बड़े नेता बनने की कोशिश करते हैं। हो सकता है शायद समाजवादी पार्टी के नेता ने इस वजह से भी आवाज और ब्राह्मणवाद का जो जिक्र किया या ब्राह्मण के वोट बैंक के जो जिक्र किया, इस वजह से भी हो सकता है। देखिए, मैं छोटी सी बात है, छोटे से उसमें बहुत जल्द छोटा आपको वो जवाब दूंगा। ठीक है, आएंगे उस बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। वो संगठन का मैंने केवल इसलिए जिक्र याद दिला दिया आपको क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण वोट बैंक का जिक्र किया, इसलिए आएंगे आरपी उपाध्याय जी के पास। आरपी उपाध्याय जी, आपने दोनों पक्षों को सुना और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ठीक है, अपनी जगह है। एक सवाल अहम तो उठाया समाजवादी पार्टी के नेता ने कि भाई अगर संगठन में जगह देनी थी तो एमएलसी क्यों बनाया? एमएलसी का पद किसी और के खाते में जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा नहीं है कि सभी बहुत खुश हैं। कुछ ऐसे नेता हैं, तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिनके मन में नाराजगी है, जो हमेशा ये आवाज उठाते रहे हैं कि तमाम सारे ऐसे पद हैं वो खाली हैं, वो नेताओं को नहीं दिए जा रहे हैं, तमाम सारे ऐसे विभाग हैं। तो इस तरीके से क्या लगता है कि क्या वास्तव में ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अंदर खाने में कुछ चल रहा था? क्या लगता है? अंदर खाने क्या चल रहा था वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी के मित्र को अपनी पार्टी का वर्जन रखें, अपना विजन रखें। जिस तरह से देवेंद्र जी ने अपनी बात रखी, ब्राह्मण नाराज है या ब्राह्मण खुश है ये कौन तय करेगा? वो ब्राह्मण समाज खुद तय करेगा। ब्राह्मण कोई ये नहीं है कि मान लीजिए एक यहाँ की बैठ के कह दिया जाए कि ब्राह्मण नाराज है या खुश है, वो बातें गले नहीं करती। दूसरा देखिए, संगठन के मामले में बीजेपी के सामने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व से लेके आप देखेंगे नीचे पन्ना प्रमुख तक, बूथ लेवल तक, और जो जिस शैली में प्रचार लड़ा जाता है दूसरी पार्टियों को सीखना चाहिए। जब पूरा एक फेज पूरा कर लेंगे तब देखेंगे कि बीजेपी हमेशा हर चुनाव को, चाहे प्रधान का चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो, हर चुनाव को सीरियसली लेती। और बाकी पार्टियां जब पहला फेज पूरा कर लेती है बीजेपी प्रचार का, उसके बाद मैदान में दिखते हैं तो पिछड़ जाते हैं। अभी उसमें कांग्रेस ने थोड़ी पहल की है कि भी कुछ सुनने में आ रहा है कि कैंडिडेट घोषित किए हैं या नाम डिक्लेयर किए हैं। अभी तक ये आरोप लगता रहा है कि बहुत पीछे चले जाते हैं वो। प्रियंका गांधी ने बात की है, चर्चा की है और उन्होंने कह दिया है कि आप चुनाव की तैयारी करिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को अच्छी चीजें सीखनी। बीजेपी से भी जो दूसरी विपक्ष है उसको सीखना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने अपना संगठन मजबूत किया है तो प्रतिस्पर्धा वहां होनी चाहिए कि आप भी उसके पैरेलल उतना ही मजबूत संगठन खड़ा करें। उन्होंने कुछ अगर समाज के लिए किया है आप उससे ज्यादा करें। बिल्कुल, अगर इतनी अच्छी सरकार थी तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। हारने के कारण होते हैं ना, उनकी समीक्षा की जाए तो अपना आकलन किया जाए। 224 सीटों से सीधे 47 सीटों पे आना समाजवादी पार्टी का, और 47 जो जितनी सीटें 2012 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी वो 2017 में समाजवादी पार्टी को मिली हैं। तो ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी। और अखिलेश यादव का एक बहुत बुलंद नारा था, काम बोलता है। देखिए, बोलने से और नारों से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव हमेशा पांडे जी यथार्थ के धरातल पर लड़े जाते हैं, वोट से जीते जाते हैं, जनता की सहानुभूति से जीते जाते हैं और जनता की आशाओं से जीते जाते हैं। आप कितनी आशाएं उनमें जगा पाते हैं, कितना विश्वास उनमें जगा पाते हैं, कितना भरोसा आप उन्हें दे सकते हैं,
उसके साथ चुनाव जीते जाते हैं। चुनाव अगर नारों पे जीते जाते तो इंडिया शाइनिंग बीजेपी का बहुत पुराना एक नारा था, लेकिन फ्लॉप हो गया था, सत्ता नहीं मिली थी। तो केवल नारों से सत्ता नहीं मिलती, जनता देखती है कि भी कौन हमारे सुख दुख में और कौन राष्ट्र के लिए, कौन हमारे आगे आने वाली संतानों के लिए किस तरह का भारत हम देखना चाहते हैं, किस तरह का भारत बन रहा है, क्या क्या चैलेंज हमारे सामने हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, उनको कौन जवाब दे सकता। जनता बहुत सारी चीजों का आकलन करती और आकलन करने के पश्चात ही वो वोट करती। अगर चुनाव अगर नारों से, तो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस का था, गरीबी नहीं हटी। बिल्कुल 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 आरबी जी, आपने जो ये बात कही है, यहाँ पर एक सवाल अभी और मेरे जहन में आ गया कि आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि मुलायम सिंह यादव जी का एक बहुत शानदार टैगलाइन है। आएंगे, चर्चा करेंगे इस पर आरबी जी, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। शोपियां सिरमल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई है। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर भी किया है। तो ये मुठभेड़ हो रही है, आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन जारी है, और इसमें एक आतंकवादी को ढेर भी कर दिया है सुरक्षा बल के जवानों ने। शोपियों से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सिरमल में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो रही है, मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, और इसमें एक आतंकवादी को ढेर भी कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर शोपिया से आ रही है, जहां पर आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन जारी है, और ऑपरेशन के तहत ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मार गिराया गया। तो शोपिया से इस वक्त की बड़ी खबर, सिरमल में ये ऑपरेशन जारी है, और पुलिस और सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस ऑपरेशन में आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हुई, और उस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया सुरक्षा बल के जवानों ने। आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन जारी है, और सुरक्षा बलों के साथ ही साथ इसमें ये शोपियों में आतंकवादी को मार गिराया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल का ये ऑपरेशन है जिसको अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बल के साथ पुलिस के जवान भी इस पहल में लगे हुए हैं, और सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है, ढेर कर दिया है। कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस, न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦ, ਗੈਰ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि आखिर अब क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में राह आसान हो गई है। हमारे साथ दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और आर बी उपाध्याय जी कह रहे थे जिस तरीके से कि केवल चर्चा से और या ये कहें कि नारों से चुनाव नहीं जीते जा सकते। संजीव जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई है आरबी जी के बाद से कि मुलायम सिंह यादव जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि चर्चा, पर्चा और खर्चा, ये तीन चीज बेहद जरूरी है राजनीति में रहने के लिए, सक्रिय रहने के लिए। तो मुलायम सिंह जी का जो सियासी नजरिया था वो तो अपना था ही, लेकिन वो इनका जो एक ये कहें कि डायलॉग था, ये भी एक अपने में अहम रखता है। और अखिलेश यादव जी भी लगातार अभी जिस तरीके से पिछले दिनों जो विवाद हुआ कि एक श्री कृष्ण जी पर को लेकर के एक गाना बना, समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया और उसको बड़े जोर शोर से लॉन्च किया गया, उस पर भी विवाद जारी हो रहा। तो अखिलेश यादव ने जी क्या जो ये बातें सीखी हैं, जो जैसे आपने आरबी जी आपने कहा कि चुनावी नारों से नहीं जीता जा सकता, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका असर तो नहीं हो सकता, कि उसका असर तो नहीं है। देखिए आप एक बात समझिए इस बात को कि 2017 में इनका झूठ हमारे विकास पर हावी हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि ये एक बार जीत गए। एक हमारे देहातों में कहावत चलती कि काट की हड्डियां बार बार नहीं चढ़ती है। अच्छा। तो 2017 में ये जीत गए अपने झूठ के कारण। और चूंकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का नेता झूठ नहीं बोलता है, ये आप एक बात समझ लीजिए। जो है वो है। हमने विकास किया, जैसे भी काम बोलता हमारा नारा था, तो ये नारा नहीं था, ये पूरे प्रदेश की जनता ने देखा था, उसने महसूस किया था। और इसी कारण से आज पूरे प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश जी यादव में फिर से वही देख रही है कि 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें हमको पूरे परिवर्तन करना है और 2022 में हमको माननीय अखिलेश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है, जिससे वो विकास का पहिया जो रुक गया था 2017 में, वो पहिया तेजी से बढ़ पाए। संजीव जी चूक कहाँ हो गई? अगर आपने विकास किया नहीं, कहीं चूक नहीं हुई। देखिए हम लगातार अपना काम करते रहे और लगातार उसके बाद भी काम करते चले आए, लेकिन एक बार बार आप समझिए कि इनका झूठ हमारे सच पर हावी रहा। इस बात को हम मानते हैं कि ये इन्होंने इतना अच्छे से झूठ बोला। झूठ बोलना अगर आपको सीखना हो तो आप इनके नेताओं से सीख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छा झूठ बोलते हैं और बहुत अच्छा सिखा भी देंगे। लेकिन बताए ना कि हम झूठे नहीं, हम झूठ नहीं बोल पाते हैं। हमने जो किया वो जनता के सामने रखा। आप बताइए कि आगरा एक्सप्रेसवे जैसी वर्ल्ड क्लास रोड जिसका पूरे वर्ल्ड में चर्चा होती है, आप दूसरी रोड बन पाई क्या पिछले 4.5 साल सरकार में? सवाल वही है संजीव जी, आखिर जनता ने इसको क्यों नहीं, आपके इस एक्सप्रेसवे को जनता ने स्वीकार क्यों नहीं किया? हमारा एम्बुलेंस, मेरी बात सुन लीजिए आप, 108 नंबर हमारे एम्बुलेंस, वैसी कभी कल्पना कर पाए आप
अभी कोरोना काल में एम्बुलेंस चलाई गई, उसका भी पैसा लिया गया इनके द्वारा, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया। आप बताइए कैसे हो सकता है? आप 100 नंबर हमने उत्तर प्रदेश की जनता की सिक्योरिटी के लिए किया था, जहां प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस करे। उसका नाम बदल दिया। नाम बदलने से उसको कितना हल्का करा इन्होंने कि 112 को जो हमने 110 जो 100 नंबर हमारे जमाने की थी, जिसको इन्होंने 112 कर दिया, उसको बढ़ाने का काम करना चाहिए था इनको, लेकिन बढ़ाने का काम नहीं किया। उसका सिर्फ नंबर बढ़ा दिया। उसके अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी जिससे कि अपराधी तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके, उस पर काम नहीं किया गया। आप वर्ल्ड क्लास हमने पुलिस मुख्यालय बनाया है लखनऊ के अंदर, आप देखिए, आपको देख के लगेगा हाँ विकास हुआ है। आप लोक भवन जाते हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ रहे हैं, वो किसकी देन है? वो बहुत बड़े विजन की देन है, और वो विजन सिर्फ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही पैदा कर सकते हैं। इस तरीके से झूठ बोलकर हम सत्ता नहीं प्राप्त कर पाए, ये दुर्भाग्य जरूर रहा। लेकिन हम झूठ तब भी नहीं बोले थे और आगे भी नहीं बोलेंगे। सच के सहारे 2017 का इलेक्शन लड़ा था और सच के सहारे ही 2022 का इलेक्शन लड़ेंगे। और आप देखिएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश करवट ले रहा है। अभी हवाएं बदलाव की चल रही थी, आप आने वाले समय में आंधियां चलेंगी, और ये सिर्फ आपस में नूरा कुश्ती करेंगे, आपस में लड़के, आपस में सुलह करके, और आप कहते हो कि नहीं अब ये जीतेंगे। क्यों? कौन सा काम इन्होंने किया है? गंगा में बहती लाशों का काम, या कोरोना से पीड़ित जनता का काम? ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई, वेंटिलेटर्स की सप्लाई नहीं हो पाई, रेमडेसिविर के लिए लोग रोते रहे। क्या क्या आप गिनाओगे इनके विकास का? युवा आज बेहाल है उत्तर प्रदेश का नौकरी के लिए। नहीं, लेकिन बताइए कहाँ व्यवस्था कर पाए? ये अभी हमारे एक मित्र भारतीय पांडे जी विकास की बात करना चाह रहे थे कि विकास पर चर्चा होनी चाहिए, तो वही मैं कह रहा हूँ विकास पर चर्चा तो करें। हम तो चाहते हैं कि विकास पर चर्चा करें, लेकिन इन्हीं दरमियान संजीव जी सुन लीजिए आप, इन्हीं दरमियानों में दरअसल केवल उत्तर प्रदेश का ऐसा हाल नहीं हुआ ना, हाल तो वैसे भी हुए जहां अन्य दलों की सरकारें हैं, या अन्य प्रदेशों में जहां भी ऐसे हालात तो हर जगह वैसे ही पैदा हुए। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो हमेशा ये कहा गया है कि सबसे बड़ा सूबा है, और उसके बावजूद जो व्यवस्था की गई, WHO ने सराहना की, वो ठीक है। तो तमाम सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के सराहना भी तो हुई, तो इसको भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को देना पड़ेगा ना आपको। कोरोना की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था किसके हाथ में? स्टेट गवर्नमेंट के पास थी या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी? जो व्यवस्थाएं की, जो व्यवस्थाएं, वो किसी, देखिए संजीव जी, वो किसी एक प्रदेश का हाल नहीं हुआ, वो चाहे बिहार का ले लीजिए, महाराष्ट्र का ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, कहीं का ले लीजिएगा, सारी जगह एक जैसे हालात थे। लेकिन अगर WHO ने सराहना की उत्तर प्रदेश की सरकार की जो कार्यों की, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहा होगा, तभी सराहना की ना। के पूरे काल में इनके द्वारा मिसमैनेजमेंट हुआ है। ठीक है, जब इनके पास जब इनके पास समय था कोरोना से लड़ने का, तब इनके पास मध्य प्रदेश से विधायक खरीद रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे। ठीक संजीव जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, पूरी बात मैं समझ गया। आरबी जी, क्या लगता है कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कोरोना काल को लेकर के, या जो व्यवस्थाएं अभी थी, क्या इन्हीं के सहारे समाजवादी पार्टी या अन्य जो दल हैं, इन्हीं के सहारे केवल जीत पाने की कोशिश कर रहे हैं 2022 में, या इनके पास अन्य मुद्दे और रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का विजन असल में जो अखिलेश यादव जी लेके आए, और जो जनता का भरोसा अखिलेश यादव जी के साथ था, लेकिन आप देखेंगे बीच में जो सिर्फ कब्बर हुआ, जो क्राइम का रेट और बहुत सारी चीजें थी, उस तरह का सिनेरियो बना, तो एक विश्वास जगा। और एक चीज और बता दूं पांडे जी, हिंदू और हिंदुत्व को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर इग्नोर करके इलेक्शन में आती है, तो मैं नहीं समझता हूं कि फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाएगी या सत्ता में पहुंच पाएगी। अभी तक जो रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का, चाहे वो MY फैक्टर रहा हो, चाहे मुस्लिम दलित वाला फैक्टर रहा हो, अलग अलग फैक्टर, लेकिन इन सब फैक्टरों से अलग हिंदुत्व एक अपना एक जो जगह बनी है, जो फैक्टर बना है, उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्यों? मुस्लिम वोट है वो 6 जगह बट जाता है, कभी ओवैसी के पास चला जाता है, कभी कांग्रेस के पास चला जाता है, कभी BSP के पास, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल जो हिंदुत्व है, एक सॉफ्ट हिंदुत्व की भी तो कोई बात करे।
सब पॉलिटिकल पार्टियां दूसरे धर्मों की उनकी बात करती हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात नहीं करती हैं, हिंदुत्व को कहीं इग्नोर करने की कोशिश करती हैं, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट अच्छा नुकसानदायक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं आरबी उपाध्याय जी। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब जो भारतीय जनता पार्टी में जो दरारें थी और जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा था कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 345 सीटों का टारगेट पाया, लक्ष्य प्राप्त किया, जबकि इसके पहले 2012 में 47 सीटें महज थी भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन अब आने वाले चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस लक्ष्य को पार कर पाएगी, आप क्रॉस कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। खबरनामा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गुजरात हाईकोर्ट का भारतीय वायुसेना को नोटिस दिया गया है। वैक्सीन न लेने पर एक कर्मचारी को टर्मिनेट भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही गुजरात से, जहां गुजरात हाईकोर्ट ने यह नोटिस दिया है। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारी को सस्पेंड करने पर नोटिस जारी की गई है। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारी को सस्पेंड करने का नोटिस मिला है। गुजरात हाईकोर्ट ने यह नोटिस जारी की है। तो वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारी को सस्पेंड करने पर नोटिस जारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी की गई है और भारतीय वायुसेना को यह नोटिस जारी की गई है। दरअसल वैक्सीन न लगवाने पर कर्मचारी को सस्पेंड करने को लेकर के यह नोटिस जारी की गई है। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। प्रधानमंत्री मोदी 24 जून को कश्मीर के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा होनी है। नानुकूट के बाद कश्मीर के राजनीतिक दलों के संगठन गुपकार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर नरम रुख अपनाया है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सियासी हलचल जारी है। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास में एक बड़ा बम धमाका हुआ। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हाफिज सईद के घर को ही निशाना बनाकर ये हमला किया गया था। हालांकि रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अभी आतंकी हाफिज सईद जेल में बंद है। मंगलवार